नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम लैब असिस्टेंट से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे, साथ में हम व्यतिकरण का भी अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने कक्षा 11 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ लिए हैं। उनके वीडियो हमने बना दिए हैं। उनके ऊपर आधारित जो क्वेश्चन आंसर है उनकी भी वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। अब हम आज के इस वीडियो में अध्यारोपण का सिद्धांत और व्यतिकरण हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों, अध्यारोपण का मतलब क्या होता है? अध्यारोपण का मतलब होता है मिलना। अध्यारोपण का मतलब क्या होता है? मिलना। और यहाँ पर जब दो या दो से अधिक तरंगें आपस में मिलती है तो उसको हम कहते हैं अध्यारोपण। तो देखिए यही है इसकी डेफिनेशन कि जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित होने का मतलब क्या है? मिलना। तो माध्यम के किसी बिंदु पर कण का जो परिणामी विस्थापन है वो अलग अलग तरंगों के कारण विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। देखो हम अध्यारोपण की घटना हम क्या कहेंगे? अध्यारोपण क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक तरंगें आपस में मिलती है तो किसी बिंदु पर जो परिणामी विस्थापन है वो अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है, और इसी को ही हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हम विस्थापन को यदि हम y1 से y2 से y3 से पुट करें, जो कि पहली, दूसरी और तीसरी तरंगों के कारण से उत्पन्न विस्थापन है, तो जो परिणामी विस्थापन होगा वो अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। देखिए पहली तरंग का जो विस्थापन है वो है y1, दूसरी तरंग का y2, तीसरी तरंग का y3। तो जो टोटल जो विस्थापन है वो इन सभी तरंगों के कारण से उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। क्लियर? अब देखिए जब तरंगे अध्यारोपित होती है तो कुछ घटनाएं घटित होगी। तो यहाँ पर देखिए कुछ तरंगे हमने यहाँ पर दिखाई हैं कि एक तरंग इधर से आ रही है, दूसरी तरंग इधर से आ रही है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में आती है। अब यहाँ पर ये दोनों तरंगें एक दूसरे से टकराती हैं और टकराने के पश्चात विपरीत दिशा में ये संचरित हो रही है। तो यहाँ पर एक दूसरे से इस बिंदु पर या आपस में आकर मिली, तो मिलती है, इसका मतलब यहाँ पर अध्यारोपण हुआ है। क्या हुआ है? अध्यारोपण। और जब प्रकाश तरंगों का या ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण होता है, अर्थात जो आपस में मिलती है, तो नई तरंग बनती है जिसको हम परिणामी तरंग कहते हैं। और परिणामी तरंग का जो विस्थापन है वो अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अब देखिए जब अध्यारोपण की घटना घटित होती है, अध्यारोपण होता है, तब कुछ घटनाएं घटित होगी। अब उनमें से जो प्रमुख घटनाएं हैं उनमें है व्यतिकरण। व्यतिकरण में क्या होता है? लगभग एक समान आयाम, आयाम क्या होना चाहिए? लगभग एक समान आवर्ती वाली तरंगें जब आवर्ती एक समान होती है लेकिन कला कोण अलग अलग हो सकते हैं, आपस में मिलती है, तो एक नई तरंग का निर्माण होता है। उस घटना को हम कहते हैं व्यतिकरण, इंटरफेरेंस कहा जाता है, व्यतिकरण कहा जाता है। अब यदि दो तरंगें विपरीत दिशाओं में गति करती हुई आपस में मिलती है, मतलब अध्यारोपित होती है, तो उसको हम कहते हैं अपरिगामी तरंगों का बनना, अपरिगामी तरंगों का निर्माण होता है। तो देखिए यहां पर व्यतिकरण के अंदर तो क्या होगी? तरंगें एक ही दिशा में चलती है, और एक ही दिशा में इस तरीके से चल रही है, दूसरी वाली इस तरीके से चल रही है, आपस में मिलती है, तो व्यतिकरण की घटना घटित होती है। और एक दूसरे की विपरीत दिशा में एक तरंग ऐसे आ रही है और दूसरी वाली तरंग इस तरीके से आ रही है, और ये जब दोनों आपस में मिलती है तो उस घटना को हम अपरिगामी तरंगों का बनना कहते हैं। क्लियर? देखिए यहाँ पर दोनों ही में अंतर, मेन जो अंतर है वो यही है कि व्यतिकरण में एक ही दिशा में तरंगें संचरित होती है और इनमें विपरीत दिशा में तरंगों का संचरण होता है।
फिर अगली जो घटना है वो है विस्पंदों का बनना, अर्थात आवर्तियों में अल्प अंतर वाली तरंगों का अध्यारोपण। अल्प अंतर वाली तरंगे हैं, आवर्ती के अंदर क्या है, छोटा सा अति अल्प अंतर है, छोटा सा अंतर है, और जब वो आपस में अध्यारोपित होती है तब जो घटना घटित होती है उसको हम कहते हैं विस्पंदों का निर्माण। किसका निर्माण होता है, विस्पंदों का निर्माण होता है। तो देखिए अल्प अंतर वाली तरंगे जब आपस में मिलती है, अल्प आवर्तियों का अंतर होना चाहिए, तो विस्पंद का निर्माण होता है। देखिए एक अन्य घटना और है जिसको हम लिसाजू आकृतियों का बनना है, वैसे ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जब दो लंबवत सरल आवर्त गतियां आपस में मिलती है तो लिसाजू आकृतियों का निर्माण होता है। क्लियर। तो विद्यार्थियों ये व्यतिकरण, अप्रगामी तरंगों का बनना, विस्पंदों का बनना और लिसाजू आकृतियों का बनना, ये सब अध्यारोपण के सिद्धांत से ही पॉसिबल होता है। अब हम यहाँ पर अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित एक घटना देख लेते हैं, व्यतिकरण, ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण। और देखिए व्यतिकरण के अंदर क्या होता है, व्यतिकरण किसे कहेंगे, समान आवर्ती होनी चाहिए, समान आवर्ती होनी चाहिए और वेग भी समान होना चाहिए, तो तरंगदैर्घ्य उनकी क्या हो गई, समान। आयाम है वो लगभग समान होना चाहिए, लगभग समान आयाम वाली तरंगे, दो या दो से अधिक भी हो सकती है, एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी कंडीशन आ गई, समान आवर्ती होनी चाहिए, समान तरंगदैर्घ्य होना चाहिए, लगभग समान आयाम होना चाहिए, एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए, और एक ही दिशा में संचरित होती हुई जब अध्यारोपित होती है अर्थात आपस में मिलती है, तो जो परिणामी तरंग प्राप्त होती है उसका विस्थापन कहीं पर अधिकतम कहीं पर न्यूनतम प्राप्त होता है। तो इनके अध्यारोपण से जो घटना प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं व्यतिकरण। क्या कहा जाता है, व्यतिकरण कहा जाता है। अब देखिए अध्यारोपण के कारण जो प्रेक्षण बिंदु है उस पर ध्वनि की परिणामी तीव्रता और व्यतिकरण तरंगों की तीव्रताओं के योग से अलग होती है। कि दो तरंगे हमारे पास में हैं, इस तरीके से एक तरंग है, इस तरीके से ये दूसरी तरंग है, और एक तरंग की तीव्रता यदि हम I1, दूसरी तरंग की तीव्रता I2, तो जो परिणामी तीव्रता है वो अलग अलग तरंगों की तीव्रताओं के योग के बराबर हो, कोई जरूरी नहीं है, बराबर होती नहीं है, देखो योग से अलग होती है, ये हमें कहा गया है। क्लियर। अभी बता देंगे कि कौन सी स्थिति में कितनी होती है। अब हम बात करते हैं यहां पर व्यतिकरण से रिलेटेड कुछ अन्य बातों की, कि जो व्यतिकरण की घटना होती है वो दो तरीके से हो सकती है, अर्थात जो व्यतिकरण है वो दो प्रकार का होता है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण और दूसरा जो व्यतिकरण है वो कौन सा है, विनाशी व्यतिकरण। अब देखिए व्यतिकरण में ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न ही नष्ट होती है, किंतु इसका पुनर्वितरण हो जाता है। देखिए ऊर्जा न तो क्रिएट होगी न ही डिस्ट्रॉय होगी, बट वितरित हो जाती है, एक समान रूप से वितरण हो जाता है। व्यतिकरण प्राप्त होने के लिए ध्वनि स्रोत अवश्य ही कला संबद्ध होने चाहिए। देखिए कला संबद्ध स्रोत का मतलब क्या है, कि इनके मध्य जो कलांतर है वो नियत रहना चाहिए, कि तरंगों के मध्य जो कला कोणों का अंतर है उसको हम कहते हैं कलांतर, और जब कलांतर क्या रहता है, नियत रहता है, तो उन स्रोतों को हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। क्या कहा जाएगा, कला संबद्ध। एक बार फिर से समझ लीजिए कि कलांतर का मतलब होता है, जैसे हमारे पास में इधर अगले बिंदु में हमें दो तरंगे दे रखी है, एक हमें दे रखी है y बराबर a sin ओमेगा टी, दूसरी हमें दे रखी है y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसका पहली तरंग का कला कोण है ओमेगा टी, दूसरी तरंग का कला कोण है ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहां पर हम बात करें कलांतर की, तो कलांतर यहां पर इन दोनों के कला कोणों का अंतर होगा, तो दोनों का कला कोणों का अंतर ओमेगा टी प्लस फाइव, इसमें से हम ओमेगा टी घटा देंगे तो फाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फाई। तो ये जो फाई है वो यदि क्या रहता है,
समय के रेस्पेक्ट नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्या रहेगा? कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा? कला संबद्ध स्रोत से उत्सर्जित होंगे। किससे उत्सर्जित होंगे? कला संबद्ध स्रोत से उत्सर्जित होंगे। क्लियर? तो ये एक आवश्यक कंडीशन है व्यतिकरण के लिए कि कला संबद्ध स्रोत से तरंगें उत्सर्जित होनी चाहिए, तो ही व्यतिकरण की घटना घटित होगी, अन्यथा नहीं होगी। क्लियर? अगला बिंदु देखिए कि हमारे पास में दो तरंगे हैं जिनका कलांतर फाई है। तो पहली तरंग का विस्थापन समीकरण y बराबर a sin ओमेगा टी, दूसरी तरंग का विस्थापन समीकरण है y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाई। और जब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि आपस में मिलती है तो इनका परिणामी जो विस्थापन है वो y1 प्लस y2 मतलब इनके सदिश योग के बराबर होता है। तब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इस फॉर्म में हमारे पास में परिणामी विस्थापन आ जाएगा a sin ओमेगा टी प्लस थीटा। ये जो थीटा है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। और ये जो a है ये परिणामी आयाम होता है जो कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। यहाँ पर जो ये a1 है, ये a2 है, ये y1 है और ये y2 है। इसको एकदम क्लियर कर लेंगे। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई का रूट, ये काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, तो इसको आप ध्यान में रखें। इसके साथ में टेन थीटा बराबर a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। ये हमारे पास में दो तरंगे हैं जिनका एक का आयाम a2 एक का आयाम a1, परिणामी आयाम a होगा। अब देखिए इनकी जो तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तरंगों की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है? आयाम के वर्ग के। तो पहली तरंग की तीव्रता I1 तो A1 स्क्वायर के समानुपाती, दूसरी तरंग की तीव्रता I2 जो कि ऐसे हम इसको पुट कर सकते हैं I1 समानुपाती A1 स्क्वायर, I2 समानुपाती A2 स्क्वायर, और इन दोनों को कंबाइन करके हम भाग लगाएं तो ये हमारे पास में आ जाएगा I1 अपॉन I2 बराबर A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। देखिए विद्यार्थियों एक महत्वपूर्ण सूत्र और है, परिणामी जो तरंग है उसकी जो तीव्रता है वो क्या होगी? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। ये जो फाई है वो पहली और दूसरी तरंग के मध्य का कलांतर है फाई। देखिए आई मैक्सिमम होता है रूट I1 प्लस I2 का स्क्वायर, आई मिनिमम होता है रूट I1 माइनस I2 का रूट I2 इनका होल स्क्वायर। तो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम क्या हो जाएगा? रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? इसमें से यदि हम I2 कॉमन लें तो इसको इस फॉर्म में भी पुट कर देंगे, इस रूप में इसको लिखा जा सकता है। और हमें जानते हैं कि I1 और I2 है, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास में लिखने का तरीका रहा, तो इस तरीके से लिखेंगे तो ये हमारे पास में ये भी आ जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। और इसमें से भी यदि हम A2 कॉमन ले लेंगे तो A1 प्लस A2 A1 अपॉन A2 प्लस 1 और अपॉन A1 अपॉन A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसे भी पुट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये कुछ फॉर्मूले हो गए, सारे के सारे फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी। इसमें हमने सीधे ही फॉर्मूले लिखे हैं, कोई डेरिवेशन नहीं है, तो सीधे फॉर्मूले आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो व्यतिकरण की घटना घटित होती है वो दो प्रकार की होती है, संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए संपोषी व्यतिकरण के अंदर तो तरंगें एक समान कला में मिलती है, अर्थात इनके मध्य का जो कलांतर है वो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई इस फॉर्म में होगा। और जबकि विनाशी व्यतिकरण के अंदर जो कलांतर है वो पाई के गुणज के रूप में रहेगा, पाई के विषम गुणज के रूप में रहेगा। क्लियर? तो यहां पर देखिए संपोषी व्यतिकरण की डेफिनेशन क्या है कि जिस बिंदु पर तरंगें समान कला में मिलती है वहां जो व्यतिकरण होता है उसको हम कहते हैं संपोषी व्यतिकरण, अधिकतम ध्वनि होगी। और जिस बिंदु पर तरंगें विपरीत कला में मिलती है वहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है, न्यूनतम ध्वनि होगी। क्लियर?
संपोषी व्यतिकरण की घटना में तरंगों के मध्य कलांतर 0 या 2n पाई, जहां n 1 2 3 4 होगा, या एक जब विनाशी व्यतिकरण के अंदर कलांतर हो जाएगा पाई मतलब 180 डिग्री, या 2n माइनस 1 पाई। मतलब ये हुआ है कि यहाँ पर जो कलांतर होगा फाई वो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई इस फॉर्म में होगा, जबकि विनाशी व्यतिकरण के अंदर पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई इस फॉर्म में होगा। क्लियर? फिर आगे देखें कि जो प्रेक्षण बिंदु है तरंगों के बीच में फतांतर n लेमड़ा के रूप में होना चाहिए, या लेमड़ा बाई 2 के समगुणज के रूप में होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो फतांतर है वो लेमड़ा, 2 लेमड़ा, 3 लेमड़ा, 4 लेमड़ा, 5 लेमड़ा इस फॉर्म में होना चाहिए। साथ में हमें क्या कहा गया है, विनाशी व्यतिकरण के अंदर जो फतांतर वो 2n माइनस 1 लेमड़ा बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो फतांतर है वो लेमड़ा बाई 2, 3 लेमड़ा बाई 2, 5 लेमड़ा बाई 2 इस फॉर्म में होना चाहिए। इस फॉर्म में है तो वहां पर विनाशी व्यतिकरण होगा। क्लियर? अगला बिंदु देखें कि प्रेक्षण बिंदु पर आयाम अधिकतम होता है। संपोषी व्यतिकरण के अंदर तो क्या होगा, आयाम मैक्सिमम होगा, जो कि a1 प्लस a2 के रूप में लिख सकते हैं, और विनाशी व्यतिकरण के अंदर आयाम न्यूनतम होता है, a1 माइनस a2 के रूप में लिख सकते हैं। अब एक कंडीशन इसमें है कि a1 और a2 यदि दोनों बराबर हैं तब a मैक्सिमम है वो हो जाएगा 2a0 के, यदि हम उसको a0 कंसीडर कर लें तब की बातें हैं। और यहां पर यदि a1 और a2 बराबर हो जाएंगे तो a मिनिमम होगा 0 के इक्वल होगा। क्लियर? प्रेक्षण बिंदु पर परिणामी तीव्रता आई मैक्सिमम, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। अधिकतम संपोषी व्यतिकरण के अंदर अधिकतम, यहां पर फॉर्मूले के अंदर एक cos फाई और आता है, लेकिन संपोषी व्यतिकरण के अंदर cos फाई की वैल्यू क्या हो जाती है 1, और विनाशी व्यतिकरण के अंदर देखो यहां पर 1 हो जाएगी, और विनाशी व्यतिकरण के अंदर cos फाई की वैल्यू हो जाती है -1। तो दोनों क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पर आई जो है वो मैक्सिमम होगा, और वो √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर के इक्वल होगा, और यहाँ पर जो टोटल जो वैल्यू है आई मैक्सिमम वो 4i0 के इक्वल आएगी। और विनाशी व्यतिकरण के अंदर आप देखेंगे कि i1 और i2 दोनों बराबर हैं, इसको हमने i0 के इक्वल कंसिडर कर लिया, और यहाँ पर जो i की वैल्यू है वो मिनिमम होगी, 0 के इक्वल होगी। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। ये रहा है हमारा YouTube चैनल जिस पर कक्षा 11, कक्षा 12 से रिलेटेड सभी टॉपिक्स के आपको वीडियोज मिल जाएंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है BCS बेसिक फिजिक्स, और आप हमारे YouTube चैनल के जरिए हस्तलिखित नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। सभी वीडियोस के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा 9460239358। व्हाट्सएप करना है, वेट करेंगे थोड़ा, बार बार मैसेज ना करें। आपको क्लास लिख देनी है या टॉपिक लिख देना है, जिसके नोट्स आपको प्राप्त करने हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने अध्यारोपण का सिद्धांत और व्यतिकरण के बारे में अध्ययन किया है। अगला जो हमारा टॉपिक आने वाला है, अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है वो डॉपलर प्रभाव पर आधारित होगा, और उसके ठीक बाद में हम इन दोनों ही टॉपिकों पर आधारित जो क्वेश्चन है वो भी देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।